कि आज का इस वीडियो में हम खास तौर पे जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है एक आरटीआई का रिप्लाई के बारे में। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आरटीआई का रिप्लाई। क्योंकि आपको ये पता होगा कि लास्ट टाइम हमने एक आरटीआई फाइल किया था रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फॉर मिनिमम सर्विस हु हैव रेंडर्ड नॉट मोर देन 15 ईयर्स, यानी कि जो रिक्रूट से लेकर के 15 साल से नीचे वाले जितने भी सर्विस वाले हैं, आप सबका जो मेडिकल पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में, जो सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बहुत सारे सवाल था। सभी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि सिग्नल रिकॉर्ड्स से शुरू करके एएमसी रिकॉर्ड्स, आरटी रिकॉर्ड्स, ईएमई रिकॉर्ड, सभी जगह में मैंने आरटीआई डाला था और वहाँ से कोई इसका सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मुझे नहीं मिला। इसके बाद फिर मैंने सीडीए पेंशन इलाहाबाद को रिप्लाई आरटीआई एप्लीकेशन किया, और जो सभी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, वो सबका जवाब आज मिल चुका है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक एक करके आपका जो मेन सवाल जो होता है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, खास करके जो 15 ईयर से कम सर्विस वाले हैं, जो एससीआरसी आनुलिंग करके घर जाना चाहते हैं, या फिर आपका सीओ ने आपको सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया आपका और आपको घर भेजा जा रहा है, इस केस में आपको कौन सा पेंशन मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, कितना पेंशन मिलेगा, इस सारे बातों का जो भी डाउट था, सभी डाउट्स आज क्लियर होगा। ठीक है। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन, चाहे सर्विस पेंशन हो, चाहे आपका फैमिली पेंशन हो, सभी पेंशन का गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का आधार पे पेंशन एडमिसिबल होता है, और इसके लिए फुल अथॉरिटी जिसके पास है वो है पीसीडीए पेंशन, तो आर्म फोर्सेस के लिए। सो आर्म फोर्सेस का पीसीडीए पेंशन ने बिल्कुल क्लियर करके बताया मतलब क्या है, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन के आंसर उन्होंने विथ प्रोविजन ऑफ आर्म फोर्सेस रेगुलेशंस का साथ में उन्होंने जवाब दिया। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन का साथ साथ जो जवाब उन्होंने दिया हुआ है वो भी आपको बताएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आरटीआई का रिप्लाई। ठीक है, ये आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है और इसमें कई पेजेस है। हाँ, इसमें कम से कम 8-10 पेजेस है और सभी पेजेस का फोटो कॉपी करके उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो ये सभी का मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा। ओके, और देखिए, ये तो आप देखना पॉसिबल नहीं है, तो इसका एक जिस्ट जो है, मैंने अपना वेबसाइट जो है आपको पता है कि eSMinfoclub.com, www.esminfoclub.com, वहाँ पे इसका जिस्ट दिया हुआ है बिल्कुल डिटेल में विथ क्लैरिफिकेशन। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसमें पढ़ भी सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो। अभी तो केवल इंग्लिश मीडियम में डाला है और कल तक मैं हिंदी में भी ये दे दूंगा पूरा। ठीक है, तो अब फिलहाल हम एक बार कोशिश करते हैं कि ये जो भी है सवाल, इस सवाल का जो आंसर जो दिया हुआ है इसको एक बार देखने के लिए। ठीक है, सॉरी, अच्छा देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि जो आनुलिंग करके सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहता है, सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट आनुलिंग करके जो लोग मेडिकली रिलीज होते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल, चाहे वो अफसर हो या पीबीआर हो, कोई भी हो, जब परमानेंट मेडिकल कैटेगरी जब होता है आपका, तो आपको एक सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाता है। उस अपॉइंटमेंट ऑफर किए जाने पर आपका विलिंगनेस मांगते हैं। मान लीजिए आप विलिंग हैं, ठीक है, पर आपको सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है। इस केस में क्या होगा, आपको रिलीज फ्रॉम सर्विस किया जाएगा। ये कैटेगरी नंबर 1 केस हो गया। दूसरा कैटेगरी क्या होता है कि आपसे सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट का विलिंगनेस मांगा गया, आपने अनविलिंग कर दिया, ठीक है, तब भी आपको फौज से रिलीज किया जाएगा। ये दोनों ही केसेस में
अगर आपका सर्विस 15 साल से नीचे है, मान लीजिए आपका सर्विस 1 साल है, 2 साल है, या 10 साल है, या 12 साल है, आपका सर्विस कुछ भी हो, तो इस केस में मैंने जो क्वेश्चन किया था, whether such release from armed forces on unwillingness to accept sheltered appointment is treated as medical invalidment or premature release। पहला क्वेश्चन ये था, क्योंकि देखिए बहुत सारे जगह से मुझे फीडबैक मिला है कि मेडिकली ये जो SCRC सुइटेबिलिटी कम रिटेंशन सर्टिफिकेट, यानी कि सेल्टार्ड अपॉइंटमेंट लेने में जो अनविलिंगनेस दे रहा है, इस केस को, ये जो केस है, दिस केस इज बीइंग ट्रीटेड एज प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, बट दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का कोई बेस नहीं है, क्योंकि अभी ये जो PCDA पेंशन है क्लियर किया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर आपको बताएंगे इसका जवाब क्या लिया उन्होंने। अच्छा, प्लीज प्रोवाइड ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर इन सपोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया। मेरा क्वेश्चन ये था कि इस टाइप के जो रिलीज है, जो आनुलिंग करके रिलीज होना चाहते हैं, जिनका सर्विस 15 ईयर से कम है, ठीक है, या फिर 10 साल से कम है, या फिर 15 साल से कम है, कोई भी केस हो, तो इस केस में इसका जो इनवैलिड, इसका जो रिलीज है, इसको मेडिकल इनवैलिड बोला जाएगा या फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बोला जाएगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि एज पर रेगुलेशन 95 द केस विल बी ट्रीटेड। अब देखिए 95 में क्या लिखा हुआ है, 95 में क्लियर लिखा हुआ है कि individual who is placed in a low medical category permanently and who is discharged because no alternative employment in his trade category suitable to his low medical category could be provided, or who is unwilling to accept the alternative appointment, देखिए, or who is unwilling to accept the alternative appointment, or who having been retained in alternative appointment is discharged before completion of the engagement shall be deemed to have been invalidated out of service अंडर द एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड 1982। तो इस हिसाब से क्या है, आपका जो रिलीज है ये इनवैलिड फ्रॉम सर्विस माना जाएगा, इनवैलिड, मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब देखिए मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस जो केस है, इस केस में मैंने ये पूछा था, इज देयर, सेकंड जो क्वेश्चन था, इज देयर एनी मिनिमम सर्विस लेंथ रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन टू सच डिसेबल्ड सोल्जर। इस तरह से जो अनविलिंग देखिए जो रिटायर हो रहा है, या फिर जो जिनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है सेल्टर अपॉइंटमेंट ना देके, इस टाइप के जो केसेस है, इस केसेस में डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने के लिए कोई मिनिमम सर्विस लेंथ का जरूरत है क्या? ऐसा है कि मिनिमम 6 महीना सर्विस होना चाहिए, या मिनिमम 10 साल सर्विस होना चाहिए, या फिर मिनिमम 2 साल सर्विस होना चाहिए, ऐसे कोई लिमिट है? इनका क्वेश्चन है नो, कोई लिमिट नहीं है, कोई सर्विस लिमिट नहीं है। देखिए इसका जवाब में इन्होंने दिया हुआ है, पैरा 81 रेगुलेशन 81A ये दिया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है सर्विस पर्सनल हु इज इनवैलिडेट फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ ए डिसेबिलिटी व्हिच इज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रीवेटेड बाय सच सर्विस में बी ग्रांटेड डिसेबिलिटी पेंशन कंसिस्टिंग ऑफ सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट इन अकॉर्डेंस with the regulations in this section. There shall be no condition of minimum qualifying service for earning service element। देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है, पर बहुत सारे केसेस में क्या हुआ है, मेरे पास बहुत एविडेंस है, आप ही लोगों ने बताया कि केवल मात्र डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया, सर्विस एलिमेंट नहीं दिया गया, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस कर रहा है या फिर PCDA कर रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सिस्टम, ठीक है। आपको डिसेबिलिटी पेंशन का अंदर 2 एलिमेंट जो होता है, एक होता है सर्विस एलिमेंट, एक होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट। डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट ये दोनों ही अर्न करने के लिए कोई मिनिमम सर्विस नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को ये बताया गया कि आपका 10 साल सर्विस नहीं हुआ इसलिए आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट, सर्विस एलिमेंट नहीं मिलेगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। आप कोर्ट केस कीजिए, मैं तो बता दूं, आप कोर्ट केस कीजिए, सीधा आप AFT में जाके केस फाइल कीजिए, ठीक है। इसका कोई बेस नहीं है। अगर कहीं किसी अथॉरिटी ने आपको डिनाई किया तो आप कोर्ट को अपील कीजिए, ठीक है, आपको पेंशन मिलेगा, क्योंकि मिनिमम कोई सर्विस लेंथ इसके लिए नहीं है एज पर रेगुलेशन 81, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैंने अपना वेबसाइट www.esminfoclub.com वहाँ पे मैंने दिया है डिटेल में, ताकि
आप उसका प्रिंट आउट लेके आप उसका प्रिंट आउट लेके आप अपना एडवोकेट से आप अप्रोच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप आपका एडवोकेट भी समझ जाएंगे कि क्या क्या प्रोविज़न है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रेडी रेफरेंस उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक यह सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर था। अच्छा, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था, इज देयर एनी स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन टू सच एलिजिबल डिसेबल्ड जेसीओज हु आर disability aggravated or attributable with less than 15 years and less than 10 years of service who are unwilling to accept sheltered appointment and released from the armed forces, if so kindly provide the documentary evidence। तो मैंने ये मांगा था कि इसका कोई एविडेंस कुछ है या नहीं। ठीक है, इस टाइप का जो डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें डिसेबिलिटी पेंशन किस केस में ग्रांट होगा और इसका 59 में दिया हुआ है। ठीक है, किस केस में होगा और किस केस में नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है। तो इसका भी डिटेल्स मैंने दे दिया और कई बार आपको बताया भी। देखिए इसका डिटेल्स ये है कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए एक तो कोई मिनिमम सर्विस का ज़रूरत नहीं है। आपका एक दिन सर्विस है तब भी आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट दोनों ही मिलेगा। ठीक है, पर इसके लिए जो कंडीशंस है जो यहाँ पे बताया गया, जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन, आपका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका डिसेबिलिटी मिनिमम 1% होगा तब भी आपको मिलेगा। 20% का जो स्लैब है वो आपके लिए नहीं है। लेस देन 15 ईयर्स वाला जो केस है आप लोगों के लिए, जो ये जो मेडिकल रिलीज है, जो मेडिकल इनवैलिड केस है, इनवैलिड केस के लिए 20% का जो कैपिंग है वो लागू नहीं है। ठीक है, आपका 1% भी डिसेबिलिटी होगा तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ओके, अच्छा, शर्त सिर्फ यही है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब देखिए आप में से ऑडियंस में से बहुत लोग होंगे जो कि अबव 15 ईयर्स ऑफ सर्विस है। आपके लिए क्या है, आपके लिए भी वही है। अगर आप मेडिकली इनवैलिडेट होते हैं, मेडिकली इनवैलिडेट का मतलब ये नहीं है कि आपको बोर्ड आउट किया जा रहा है। आप अगर SCRC में अनुलिंग देके जा रहे हैं, यानी कि सेल्टेड अपॉइंटमेंट ना लेके अनुलिंग करके आप घर जा रहे हैं, तो आपका केस में इनवैलिडमेंट, मेडिकली इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होगा और इस केस में आपका 1% भी डिसेबिलिटी होगा तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, यानी कि डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट दोनों ही आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या था। फोर्थ क्वेश्चन ये था, एडमिसिबिलिटी ऑफ इनवैलिड पेंशन टू सच PVR। अब देखिए ये तो क्या डिसेबिलिटी पेंशन का। अब इनवैलिड पेंशन, इनवैलिड पेंशन के बारे में बताने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि इनवैलिड पेंशन क्या है। डिसेबिलिटी पेंशन एंड इनवैलिड पेंशन, ये दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए डिसेबिलिटी पेंशन आपको तब मिलता है जब आपका डिसेबिलिटी आइदर एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड, दोनों में से कोई एक आपका ES है। आपका जो APMS से 15 है, इनिशियल जो मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग का डॉक्यूमेंट है, उसमें आपका अगर जो डिसेबिलिटी है वो अगर एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड, यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी है ये फौज का सर्विस का दौरान हुआ है या फिर फौज का सर्विस का वजह से हुआ है, ये दोनों में से एक अगर होगा, लिखा होगा, डॉक्टर ने, मेडिकल बोर्ड ने लिखा होगा, तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन ऑथोराइज है। अगर ये नहीं है, मान लीजिए आपका डिसेबिलिटी है नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड, दोनों में नो लिखा हुआ है, एग्रीवेटेड एंड एट्रीब्यूटेबल जो कलम है ये दोनों ही कलम में आपका नो लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा। इस केस में अगर आपका सर्विस 15 साल से नीचे है और आप बोर्ड आउट हो रहे या फिर मेडिकली अनुलिंग करके घर जा रहे हैं, तो आप तो इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस तो है ही। और इस केस में, इन्हीं केस में जब आपका डिसेबिलिटी नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड है, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इनवैलिड पेंशन मिलेगा, आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, बिलो 15 ईयर सर्विस वालों के लिए है। और इनवैलिड पेंशन का जो रेट है वो है सर्विस एलिमेंट का बराबर। अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता तो आपको 2 एलिमेंट मिलता, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट, एक सर्विस एलिमेंट। और आप देखिए
आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है, इनवैलिड पेंशन मिल रहा है, तो इनवैलिड पेंशन में फर्क क्या है, आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। सर्विस एलिमेंट जैसे आपको मिल रहा था सेम अमाउंट आपको इनवैलिड पेंशन में भी मिलेगा। यानी कि आपका जो टोटल एमोलमेंट्स है उसका 50%। टोटल एमोलमेंट्स क्या है, आपका जो बेसिक पे हो गया, आपका मिलिट्री सर्विस पे हो गया, आपका क्लास पे हो गया, और आपका ग्रुप एक्स पे अगर अथोराइज है तो ये चारों को जोड़ के जितना होगा उसका 50% ये हो गया आपका सर्विस एलिमेंट। और सेम थिंग यही हो गया आपका इनवैलिड पेंशन। अब इनवैलिड पेंशन मिलने के लिए नॉर्मल जो रूल्स है वो है कि 10 साल सर्विस होना चाहिए। नॉर्मल जो रूल्स जो पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है, 10 साल सर्विस होना चाहिए, 15 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा सर्विस आपका होना चाहिए। क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 2, इनवैलिड पेंशन बिलो 10 ईयर्स का सर्विस वालों को भी मिलता है। आप सब जानते हैं जुलाई 2020 में एक लेटर इश्यू हुआ जहाँ पे बताया गया आपका डिसेबिलिटी अगर ऐसे हो जो कि फुल्ली इनकैपेसिटेटेड फॉर मिलिट्री एंड सिविल, यानी कि यू आर अनफिट फॉर सिविल सर्विस एंड मिलिट्री सर्विस, दोनों के लिए ही अगर आप अनफिट है तभी आपका केस में बिलो 10 ईयर्स का केस में आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। पर ये सरासर गलत है, क्योंकि सिविल वैल्यू के लिए क्या है, वो अगर केवल अपना सर्विस में अनफिट है तो उनको इनवैलिड पेंशन मिलता है बिलो 10 ईयर्स केस में, ठीक है। खुद का जो सर्विस है उस सर्विस में अगर अनफिट है तो मिलेगा। वायरस कोई बीएसएफ अगर सीआरपीएफ वाला है तो उनको केवल एक में अनफिट है तो उनको मिलेगा। पर आर्मी वालों के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये तीनों के लिए क्या है, दोनों ही के लिए अनफिट होना चाहिए। तो ये गलत है, इसलिए इसके लिए केस टेकअप किया गया, ठीक है। पर अभी तक इसका कोई फाइनलाइज कोई ऑर्डर नहीं आया। उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाएगा कि सिर्फ इन मिलिट्री सर्विस के लिए अनफिट होंगे तो उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगा इन केस ऑफ बिलो 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। और आज जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सुनील सिंह जी, आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपका 12 ईयर सर्विस एनएएनए केस है, आप एनुअलिंग करने से पेंशन ग्रेचुइटी अभी बेनिफिट मिलता है सर? हाँ, देखिए जो चीज़ मैंने बताया उसका हिसाब से अगर आप एनुअलिंग करते हैं तो यू आर काउंटेड एज इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। क्योंकि एससीआरसी जो होता है आपका सुटेबिलिटी कम रिटेंशन सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपसे जो है आपका सेल्टेड अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाता है, आप उसमें अगर एनुअलिंग करते हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस। मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस का केस में जो पेंशनरी बेनिफिट का जो रूल्स है वो क्या है, इन केस ऑफ एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड, आपका 10 साल सर्विस ऑलरेडी हो चुका है, 12 साल सर्विस है, तो आपको नेचुरली इनवैलिड पेंशन मिलेगा। यही सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बीरूमन जी, आपका क्वेश्चन ये है कि आपका सर्विस 6 साल है और आपका मेडिकल कैटेगरी H2 परमानेंट है, एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, ठीक है। और अगर आप एससीआरसी में एनरोलिंग करके घर चला जाता हूँ और मुझे सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन दे तो क्या मुझे एक सर्विसमैन कोटा मिलेगा? देखिए ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है। एससीआरसी में आप एनरोलिंग करेंगे तो आपको केवल डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, आपको केवल डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा, आपको दोनों ही एलिमेंट मिलेगा, डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट, ठीक है, आपको दोनों ही मिलेगा। हाँ, आपने सही लिखा, डिसेबिलिटी पेंशन, ये दोनों को मिला करके डिसेबिलिटी पेंशन कहा जाता है, डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट, ओके। आपको दोनों ही चीजें मिलेगा और 100% आपको एक सर्विसमैन कोटा मिलेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको एक सर्विसमैन कोटा जहाँ जहाँ भी एप्लीकेबल है, जॉब के लिए आपको मिलेगा, वेलफेयर के लिए आपको मिलेगा, हर जगह में आपको एक सर्विसमैन कोटा मिलेगा। देखिए कोई भी रिक्रूट अगर बोर्डेड आउट होते हैं तो उनको भी एक सर्विसमैन स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको मिलने का ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होके जा सकते हैं। पर अभी तक ऐसे केसेस बहुत कम है जो कि बिलो 15 ईयर्स केसेस में एनुअलिंग करके घर जाते हैं, क्योंकि लोग सभी डरते हैं, बाय द वे मुझे नहीं मिला तो, है ना, ये सब चीज़ों से लोग डरते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मन में भी कोई अगर इस टाइप का कोई अगर डर है तो आप अपने डर को हटाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। देखिए ये जो चीज़ें हैं, जो आरटीआई का जो रिप्लाई है, ये किसने दिया हुआ है? पीसीडीए पेंशन ने दिया हुआ है। पीसीडीए पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। पीसीडीए पेंशन किस बेस पे सैंक्शन करता है? आपका रिकॉर्ड ऑफिस जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं उस बेसिस पे। और मान लीजिए आपका रिकॉर्ड ऑफिस का जो लोग बैठे उनके दिमाग में ये है कि इसका सर्विस 15 साल नहीं हुआ है, एनुअलिंग किया, इसको नहीं मिलेगा, और आपका केस जो है क्लेम, पेंशन क्लेम भेजा ही नहीं पीसीडीए में, तो आपको कहाँ से पेंशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, है कि नहीं?
क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंप्लेन भी किया हुआ है, लिखा है कि सर ऐसे है कि हमारा जो एनुअलिंग केसेस था और हमें नहीं मिला, क्योंकि उनका केस आगे नहीं भेजा गया। रूल्स रेगुलेशन पता ही नहीं लोगों को, लोगों को बिल्कुल नहीं पता रूल्स रेगुलेशन। तो ये जो रिप्लाई है, इसका जो अथॉरिटी है, ये सारे अथॉरिटी हमारे वेबसाइट में है। इसको ले करके आप प्लीज़ एक बार अपना रिकॉर्ड ऑफिस में जाइए। देखिए लाइफ में जब बड़े बड़े कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो एक बार नहीं 10 बार कंफर्म करना होता है। आपका जगह पे अगर मैं भी होता, मैं भी कंफर्म करता, मैं भी ज़रूर एक बार कंफर्म करता। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा, आप ये जो अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें मैंने अपना वेबसाइट पे दे दिया, उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए। और प्रिंट आउट लेने का बाद आप उसको ले करके एक बार काइंडली विजिट कीजिए आपका जो रिकॉर्ड ऑफिस है। ठीक है, आपका रिकॉर्ड ऑफिस में जाके एक बार विजिट कीजिए और वहाँ से कंफर्म कीजिए। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिस में, हर एक रिकॉर्ड ऑफिस में अभी आजकल बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं, पर वहाँ जाने के लिए पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा थ्रू योर कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर का थ्रू परमिशन लेके आप जो है इसको विजिट कर सकते हैं। और इसके लिए आप कंफर्म करने के लिए और भी तरीके हैं। आप अपने सीईओ का नाम से एक पर्सनल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं सिलेंडर अपॉइंटमेंट लेने के लिए अनविलिंग हूँ, तो मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये ज़रा बताइए। तो वो भी मजबूर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे ये जो सिस्टम्स है, इस सिस्टम्स को फॉलो करके प्रॉपरली कंफर्म होके तभी आप लोग अगला जो स्टेप है वो ले। ये मेरा सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ओके, तो अभी देखिए जो डिसीजन मैंने जो बताया कि आपने जो डिसीजन लेना है, इसके लिए आपने एक बार नहीं 10 बार सोचना है। और आपने ज़रूर कंफर्म करना है। अपना जो अथॉरिटी है, आपका जो चैनल्स है, उस चैनल से आप ज़रूर एक बार कंफर्म कीजिए। और रिटर्न में कोई भी कंफर्मेशन जो है भरवाल में नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, भरवाल में नहीं लेना। ओके, देखिए आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं उस समय जो है फोर्ट विलियम में था, ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट में था। ठीक है, तो एक ने जो है मुझसे पूछा था उस समय कि उनका सर्विस जो है साल था और डायबिटीज़ था उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें मेरे से पूछा कि मैं अभी एनुअलिंग करके घर जाना चाहता हूँ। तो एज एन अथॉरिटी हम तो कुछ कह नहीं सकते, फिर भी हमने उसको सजेस्ट किया था देखो आपका सर्विस अभी उस 10 साल नहीं हुआ। उनका केस था एन केस था, डायबिटीज़ केस था, एन केस था। तो उनसे मैंने क्लियर यही कहा था कि आपका सर्विस अभी तक 10 साल नहीं हुआ, आपका एन केस है, आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, नहीं इनमेरिट पेंशन मिलेगा। तो आप 10 साल पूरा करके जाना। उसके बाद मैं वहाँ से दूसरा जगह में ट्रांसफ़र हो गया। फिर क्या हुआ, कोई क्लरिकल स्टाफ कोई था, उनको ये पता ही नहीं था कि इनहेरिट पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं आपको तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा और इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है, आप एनुअलिंग भर दो आपको मिल जाएगा। उस भरोसे में उस बेचारे ने क्या किया, उस बेचारे ने एनुअलिंग भर दिया, घर चला गया, बिल्कुल सूखा, कुछ नहीं मिला। क्योंकि उस समय का जो प्रोविज़न नहीं था, बिलो 10 ईयर सर्विस वालों का जो है इनहेरिट पेंशन केस है। तो आप देखिए वो एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता है, एक सर्विस कोटा भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बहुत दुख होता है, इस टाइप का जो सिचुएशन है बहुत दुख होता है कि किसी का गलती की वजह से, किसी के ऊपर भरोसा करके जब आप एक लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं, है ना, तो ये ठीक ठाक होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ, कोई भी मैं जो भी बताया इसकी जो है इसके ऊपर डिपेंड करके कोई भी फाइनल जो डिसीजन वो ना ले, क्योंकि ये जो है केवल मात्र एक अथॉरिटी पीसीडीए पेंशन का है, पर आपके लिए आपका फाइनल अथॉरिटी आपका रिकॉर्ड ऑफिस है। आपका रिकॉर्ड अगर पीसीडीए पेंशन में आपका क्लेम नहीं भेजेंगे तो आपका पेंशन सैंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस समय क्या है, रिकॉर्ड ऑफिस सभी का अलग अलग पॉलिसीज बनाया हुआ है। रिकॉर्ड ऑफिस इंस्ट्रक्शन आरओआई सबका अलग अलग है। मैंने देखा एएमसी का एक है, सिग्नल का कुछ अलग है, ईएमई का कुछ अलग है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना ये डिसीजन लेने से पहले आप ज़रूर एक बार अपना रिकॉर्ड से संपर्क करें। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिस से कंफर्मेशन लें, उसके बाद ही जो बिलो 15 ईयर्स वाला जो भी केसेस है उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन लें। ठीक है, अच्छा, अब और भी अगर किसी का कोई किसी प्रकार की क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, पर देखिए क्वेश्चंस को लेने के लिए अभी थोड़ा सा ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम
और बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमने एक सिस्टम रखा कि हमारे इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने से क्या होगा, आपका जो बिल्कुल जो खास क्वेश्चंस है, जो कि टू द पॉइंट है, वो मैं जवाब दे पाऊँगा। क्वेश्चंस भी कम होंगे, क्योंकि एक साथ फ्री फ्लो होने से एक साथ 1000 क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसको सॉल्व करना, इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। किसी का सवाल का मैं दे पाता हूँ जवाब, किसी का नहीं दे पाता हूँ। जिनको जवाब नहीं मिलता है वो उनको थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप हार्ट हो, ठीक है। इसलिए आप प्लीज़ चैनल ज्वाइन करें अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है, डायरेक्ट अभी जानना है। अदरवाइज़ आप मुझे जो वीडियो कमेंट्स है उसमें भेज सकते हैं, ठीक है। हमारा जो बैक ऑफिस है, जो सपोर्ट टीम है, वो आपका सवालों को देख करके जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। सो दोस्तों, आज का जो ख़ास यही था। और एक दो क्वेश्चन था जो पहले लोगों ने पूछा है, खास करके पे प्रोटेक्शन के बारे में। देखिए, पे प्रोटेक्शन तो नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, बैंक में होता है, ठीक है। तो पे फिक्सेशन होता है। पे फिक्सेशन का मतलब ये है कि आपका जो न्यू पोस्ट में जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस पोस्ट में आपका पे फिक्स किया जाएगा। वो हो सकता है कि आपका लास्ट पे के हिसाब से, या फिर आपका न्यू जो आपने जो नए पोस्ट में ज्वाइन किया उसके हिसाब से। तो अभी तक का जो रूल्स है फॉर PBOR, कि आपका जो रीएम्प्लॉयड पोस्ट है उसी के हिसाब से आपका फिक्सेशन होगा। पर ये जो 1986 से लेकर के अभी तक जो ये जो एक जो डिस्क्रिपेंसीज है, क्योंकि कमीशन ऑफिसर्स के लिए क्या है कि लास्ट पे में होगा, और नॉन कमीशन के लिए क्या होगा, JCOs वार सबके लिए क्या होगा कि एज पर रीएम्प्लॉयड पोस्ट होगा। तो ये दोनों में जो डिस्पैरिटी है, इसको रिमूव करने के लिए आपको पता होगा, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया कि हमने बहुत सारे जो है कम्युनिकेशंस किया, मीटिंग किया, उनके साथ जो है डिबेट किया। तो उसके बाद फाइनली वो लोग कन्विंस हुए और ड्राफ्ट भी बन गया, जो रिवाइज्ड जो पॉलिसी है, जहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगा, कोई डिस्पैरिटी नहीं रहेगा, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। एज पर आर्टिकल 14 सबके लिए बराबर सुविधा होना चाहिए ना, है ना। तो ये बराबर सुविधा अभी मिलेगा, इसके लिए ड्राफ्ट बन चुका है। पर प्रॉब्लम थोड़ा सा ये रह गया कि इसका जो फाइनल जो अप्रूवल है वो फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से लेना है। तो उन्होंने कुछ डाटा मांगा हुआ है, वो डाटा DOPT ने प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सॉल्व हो जाएगा, और हम लोगों को बहुत जल्द विदिन 6 मंथ जो है पे फिक्सेशन बेनिफिट एज पर लास्ट पे ड्रॉट, ठीक है, आप लोग सबको मिलेगा। ओके, अच्छा, अभी एक नए मेंबर ज्वाइन किया, नरेश जी, वेलकम। नरेश राव जी, आपका क्वेश्चन है कि आपका ड्यूडेनल अल्सर 532 डिसेबिलिटी है, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। देखिए, आपका जो क्या आप सर्विस में हैं या फिर आप रिटायर्ड है, ये आपने नहीं बताया। अगर आप सर्विस पे हैं, ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कंसर्न सर्विस हॉस्पिटल आपको देंगे, ओके। और अगर आप रिटायर्ड है तो इस सर्विस के लिए आपका जो ECHS ऑफिस है वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ECHS ऑफिस ये सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और मोर ओवर, ठीक है, आप रिटायर्ड है नरेश जी, तो रिटायर्ड के लिए ECHS ऑफिस में आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और अगर ECHS ऑफिस आपसे ये कहता है कि वी आर नॉट मीन फॉर सर्टिफिकेशन, वी आर ओनली फॉर ट्रीटमेंट, तो आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाके आपको कांटेक्ट करना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। पर आपको ये बता देता हूँ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो सिविल अथॉरिटी है उन्हीं लोगों को देते हैं जिनको PWD, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, जो कि नोटेबल डिसेबिलिटी होता है, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी है जिस वजह से चल नहीं पाता है, या फिर हियरिंग है, ER का है, इस टाइप का होता है। जो मेडिकल डिसेबिलिटीज़ होता है, जो कि बाहर से जिसका नोटिफाइड नहीं है, बाहर से पता नहीं लगता है, इस टाइप का जो डिसेबिलिटी है, इस केसेस में कुछ रिस्ट्रिक्शन है। फिर भी आप अप्रोच कर सकते हैं आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे। उससे पहले आप ECHS में ज़रूर एक बार अप्रोच करें, वहाँ से आपको आपका जो डिसेबिलिटी जो परसेंटेज है वो तो लोग ऑथराइज नहीं है देने के लिए। ECHS इज़ नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है, ECHS इज़ नॉट ऑथराइज टू certify your disability, okay, but they can issue only and only
द नेम ऑफ द डिजीज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम। ओके, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का आप बात कर रहे हैं, जिसको दे करके आपको जब कहीं लेना है तो वहाँ दे सकते हैं, वो तो केवल और केवल मात्र आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वही ऑथोराइज है, सिविल अथॉरिटी ही ऑथोराइज है। अदरवाइज आपका जो आरएमबी प्रोसीडिंग है दैट विल सफिस फॉर द पर्पस। ओके, आरएमबी का जो है उसमें आपका परसेंटेज लिखा रहता है, वो आप दिखा सकते हैं, अलग से कोई सर्टिफिकेट बनाने का आपका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा मनु जी आपका कहना है, आपने क्वेश्चन रखा कि मिनिमम बैलेंस सर्विस ऑफ अनविलिंग इन SCRC क्या होता है? क्या होता है? देखिए, SCRC में अनविलिंग देने के लिए अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि RTI का जो रिप्लाई है उसके हिसाब से आप SCRC में अनविलिंग करके घर जाना चाहते हैं, SCRC में आप अनविलिंग करके घर जाना चाहते हैं, आपका केस जो है अगर एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है और आपको डिसेबिलिटी पेंशन लेना है तो कोई मिनिमम सर्विस नहीं है। ठीक है, कोई मिनिमम सर्विस का इसमें जो है नहीं है। आपका सर्विस एक दिन हो तब भी आप जा सकते हैं, और मैक्सिमम जो सर्विस है वो तो आप जा ही सकते हैं, इसमें कोई मिनिमम सर्विस का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर अगर आपका केस एने है, एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड नहीं है, तो आपको इनवैलिड पेंशन तभी मिलेगा, आपका सर्विस 10 साल होना चाहिए, इन जनरल 10 साल होना चाहिए, अदरवाइज आपको इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगा। 10 साल से कम है तो आपको तब मिलता है जब आप यू आर अनफिट फॉर सिविल मिलिट्री, वो तो आप है ही नहीं, आपको देंगे नहीं डॉक्टर, तो आपका मिनिमम 10 साल सर्विस होना चाहिए तभी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। ओके ओके। नेक्स्ट नरेश राव जी, आपने बताया कि आपका मेजर ऑपरेशन हुआ था और फॉर लाइफ आरएमबी ने 50% किया। ठीक है, देखिए अगर फॉर लाइफ आरएमबी ने 50% किया और ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने प्रोड्यूस करना है, खास करके जो बैंकिंग सर्विस के लिए, IBPS के लिए, वहाँ पे कुछ कंडीशंस है। आपका डिसेबिलिटी मिनिमम 40% होना चाहिए, तो आपका 50% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो डिसेबिलिटी है एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, एग्रीवेटेड होने से नहीं चलेगा, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए और 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी आपका ये जो डिसेबिलिटी है एक डिसेबल सोल्जर आपको काउंट किया जाएगा फॉर द IBPS बैंकिंग सर्विस के लिए। और भी जहाँ भी है, हर जगह में लगभग यही रूल है कि एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, तो इसके लिए आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट बनने की जरूरत नहीं है, आपका जो आरएमबी प्रोसीडिंग है दैट विल सफिस फॉर द पर्पस। ओके, अच्छा, और भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो आज के लिए आज का जो सेशन है यहीं जो है टर्मिनेट करते हैं, फिर मिलेंगे टुमारो 8:30 PM पर। जैसे कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि संडे को हम कोशिश करेंगे कि कैरियर के ऊपर बात करने के लिए। देखिए, हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम्स होता है, दो प्रॉब्लम है, एक तो पेंशनरी प्रॉब्लम है, नंबर 2 प्रॉब्लम होता है हमारा रीसेटलमेंट प्रॉब्लम। रीसेटलमेंट प्रॉब्लम में अभी एक प्रॉब्लम और जुड़ गया, क्योंकि आप जब रिटायर होते हैं आपका रीसेटलमेंट का साथ साथ आपका बच्चों का भी जॉब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। आपका एक सर्विसन कोटा में कहीं ना कहीं आपको अगर मिल भी गया तो बच्चों को जो है कहीं सेट करना और भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर जगह में कंपटीशन है, कहीं भी जाएंगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपटीटिव दुनिया में कैसे आप इफेक्टिव स्टडी करके बच्चे कैसे मैक्सिमम सक्सेस हासिल कर सकता है, बच्चे भी और आप भी, वो सारे टेक्निक आपको सिखाएंगे। ठीक है, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, उस बारे में बात करेंगे। कल जो है हम बात करेंगे इसी बात के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर। उम्मीद है कि आपको आज का जो भी डिस्कशन हुआ है उससे आपको कुछ हेल्पफुल होगा आपका ये जो डिस्कशन, और इसी तरह का आपका जो सपोर्ट है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।